हेलो साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप के बहुत अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी एक पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपने पढ़ रहे हैं ना। ये पॉलिटी की सीरीज का मतलब है कि हम कंप्लीट पॉलिटी को इसमें समाप्त करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान का भाग 4 है और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसमें दिए गए हैं। 30 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और आज की हमारी क्लासेस 31 रहेगी, जिसमें हम आर्टिकल 40 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लासेस तो जो हमारी रही थी उसमें हमने अपना आर्टिकल 39 पूरी तरह से कंप्लीट किया, जिसमें हमने आर्टिकल 39 भी पढ़ा और उसके जितने भी सब आर्टिकल्स थे उनके बारे में हमने कंटिन्यू जाना। ठीक है साथियों, आप किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम देना चाहते हो, अगर पॉलिटी आएगी तो सफिशिएंट है आपके लिए। यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। नौकरी 24 आपका चैनल है और जैसा कि हर एक क्लास में मैं बोलता हूँ, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले कॉपी और पेंसिल जरूर अपने पास रख ले, क्योंकि लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, आपके यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और खासतौर से सब इंस्पेक्टर के लिए, है ना। तो चलिए सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा, याद रखेंगे। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। क्या? ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। जो ग्राम पंचायत होती है हमारी, देखिए साथियों, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, या कहते हैं कि जब संविधान हमारा बना, उस संविधान में आर्टिकल 40 ऐड किया गया और आर्टिकल 40 में लिखा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन। सिर्फ इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं था, केवल और केवल ग्राम पंचायतों का गठन लिखा, है ना। एक सवाल यह भी बन जाता है कि आर्टिकल 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इस चीज को भी नोट करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दे दिया, लेकिन ग्राम पंचायत के अलावा इसमें कुछ और शामिल नहीं था, किसी और चीज की बात नहीं की गई, है ना। अब ग्राम पंचायत ही केवल नहीं होता, पंचायत और भी तरह की होती है। जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, ग्राम पंचायत है ना। अब होता क्या है कि संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन होता है, जिसके माध्यम से और ये कब होता है? 1992 में होता है। पंचायत शब्द को ऐड किया गया। क्या क्या? पंचायत शब्द को ऐड किया गया और ये भाग 9 में ऐड किया गया। याद रखिए इस चीज को, भारतीय संविधान का जो भाग 9 है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है भारतीय संविधान का भाग 9। कैसा? लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें पंचायत शब्द को ऐड किया गया। 73वां संविधान संशोधन ये हुआ है, याद रखेंगे ना। अब पंचायत का मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। जबकि आपका आर्टिकल 40 जिस समय मूल संविधान बना था, उसमें आर्टिकल 40 में सिर्फ ग्राम पंचायत का ही जिक्र किया गया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन इसको पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, हर एक चीज को इसमें ऐड कर दिया 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, है ना। जो लोकल आपका पंचायत के बारे में बात करता है, यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में बात करता है, और स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, 3 प्रकार की ये स्थानीय सरकार होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, वहीं फिर एक और संविधान संशोधन होता है, जो 74वां संविधान संशोधन होता है, जो भी 1992 में होता है ना। और इसमें इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का ए ऐड कर दिया जाता है, भाग 9 का ए, है ना। और इसमें भाग 9 का ए में पालिकाओं के बारे में बोल दिया, यानी कि हमारा भाग 9 में पंचायत यानी कि गांव के बारे में, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात की। वहीं अगर शहरी की बात करते हैं तो पालिकाओं के बारे में भी बात कर ली गई इसमें, यानी कि पालिका इसमें ऐड कर दी गई। पालिका 3 प्रकार की, नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ये 3 प्रकार की पालिकाओं के बारे में इसमें बात की गई, याद रखेंगे। फिर अच्छे समझ लीजिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 में पंचायत के बारे में जिक्र किया गया, और पंचायत 3 प्रकार की, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। ब्लॉक पंचायत को समिति पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, वही 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से संविधान में भाग 9 का ए या फिर हम कह सकते हैं वो जोड़ा गया, और उसमें पालिकाओं के बारे में बात की गई। पालिका यानी कि शहर की नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। अब साथियों आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखिए, भाग 9 होता है हमारा संविधान का जो भाग 9 है, उसमें स्थानीय सरकार के बारे में बात करेगा। और स्थानीय सरकार के बारे में जो बात करेगा, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। इसमें टोटल 16 आर्टिकल्स होते हैं। 243 तो सिंगल आर्टिकल है, लेकिन उसके जो सब आर्टिकल्स हैं वो 15 हैं। जैसे 243 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ है ना, वो ओ तक चले जाते हैं। जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम अल्फाबेटिकल्स के प्लेसेस को भी हम जानते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पे आता है, किस नंबर पर आता है। तो आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ओ के बारे में आपने पढ़ा तो फौरन आपके माइंड में ये बात आई होगी। ओ 15 नंबर पर आता है, और एक जो मेन आर्टिकल है 243, टोटल हो जाते हैं 16। याद रखेंगे, ठीक है। वहीं संविधान का भाग 9 का जो ए कहता है, वो आर्टिकल 243 ओ पे समाप्त हो जाता है, स्थानीय सरकार। वहां ही ग्रामीण सरकार जब शुरू होगी, ओ के बाद पी आ जाता है, और ये जेड जी तक चलते हैं। इसमें टोटल 18 आर्टिकल हो जाते हैं, है ना। ये आपका भारतीय संविधान का जो भाग 9 का ए है, जो 9 का ए है, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसके माध्यम से शहरी सरकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। शहरी सरकार, है ना, उसमें जो पालिकाओं के बारे में, पालिका 3 तरह की, ये मैं आपको बता चुका हूं। टोटल आर्टिकल हो जाते हैं इसमें 18, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, आर्टिकल 41 के बारे में समझ लीजिए। जो हमने आर्टिकल 40 अच्छे से समझ लिया। आर्टिकल 40 में जो मूल संविधान जिस समय बना था हमारा, लागू हुआ था, उस समय केवल ग्राम पंचायतों के बारे में ही बात की गई। क्या? ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत के अलावा ब्लॉक पंचायत, जिसको हम समिति पंचायत बोलते हैं, जिला पंचायत, है ना, इसको क्या करा गया था? इसको 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें पंचायत शब्द को ऐड किया गया और पंचायत में डिफाइन कर दिया ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। वहीं उसके अलावा जब हमारी स्थानीय सरकार हो जाती है तो शहरी सरकार के बारे में बात की गई। 74वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ। संविधान में एक और पार्ट ऐड कर दिया गया जो 9A के नाम से जाना गया, जिसमें हम शहरी सरकार, जिसमें पालिकाओं के बारे में बात की गई, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। आई होप आपको समझ आया। अब आर्टिकल 41 के बारे में समझ लीजिए। कुछ दशाओं में सरकार बूढ़े, बीमार, अशक्त, बेरोजगार को काम करने का अधिकार देगी, लोक सहायता का अधिकार देगी और शिक्षा का अधिकार देगी, है ना। याद रखेंगे, ये क्या है? ये जनता के लिए फ्री सेवा है या फिर फ्री स्कीम है। जैसे कि आजकल बोलते हैं ना, फ्री की रेवड़ी बट रही है। जब इलेक्शन आते हैं सभी सरकारें क्या करती हैं? फिर फ्री की रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर देती है। वो 4 साल तक कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, लेकिन लास्ट के 1 साल में आपके इतना भर के दे देगी आपको कि आप जो 4 साल में क्या है गवर्नमेंट ने, वो फौरन आप सब कुछ भूल जाओगे, है ना। तो ये हमारा आर्टिकल 41 कहता है, राज्य सरकार को ये निर्देश देता है, सरकार को कुछ दशाओं में सरकार बूढ़े, बीमार, अशक्त, बेरोजगार को काम का अधिकार देगी, लोक सहायता का अधिकार देगी, शिक्षा का अधिकार देगी। याद रखेंगे, जनता के लिए फ्री सेवा स्कीम के बारे में बात करता है आर्टिकल 41, ठीक है। अब कैसे? जैसे बूढ़े की अगर बात करते हैं, बुढ़ापे में कुछ दशाओं में है, याद रखेंगे, कंपलसरी नहीं है सभी के लिए, कुछ दशाओं में है ना। बूढ़े के लिए बुढ़ापा पेंशन है ना, जो 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं उनके लिए बुढ़ापा पेंशन है। साथ जो भी बीमार हैं उनके लिए फ्री उपचार की सुविधा, और केवल उपचार ही नहीं, अगर जरूरत पड़ती है ट्रेवल की तो एम्बुलेंस की सुविधा भी है। याद रखेंगे। और कुछ इतने बीमार हो जाते हैं जो अपने पैरों से नहीं चल पाते, तो उनको व्हील चेयर की भी सुविधा देती है सरकार, फ्री व्हील चेयर होती है ना। वहीं ऐसे जो अशक्त हैं, यानी कि जो अपने कह सकते हैं हैंडीकैप है ना, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा, जो चल नहीं सकते, जो पैर जिनके कमजोर है, पैर नहीं है या पैर में कुछ कमी है ना, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा देती है। साथ ही साथ दिव्यांग भत्ता देती है, जैसे अगर किसी का पैर नहीं है ना, या हाथ से कमजोर है, या जो बॉडी का कोई पार्ट पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, तो उनको दिव्यांग भत्ता भी देती है गवर्नमेंट, है ना। साथ ही साथ उनको आरक्षण भी देती है भर्ती में। हर जगह कहीं कोई वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। आप ट्रेन में जाओगे तो देखते होगे कि ट्रेन में एक कोच स्पेशली दिव्यांगों के लिए होता है, रिजर्व होता है वो, यानी कि उनके लिए अलग से सुविधाएं होती हैं। साथ ही साथ आरक्षण की मैं बात कर ले, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देती है गवर्नमेंट, है ना। लेकिन याद रखेंगे, ये सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, राज्य चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये बाध्यकारी है, जबकि डीपीएसपी जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत, वो बाध्यकारी नहीं है। राज्य चाहे तो इनको कानून बनाकर बाध्य कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है।
अब आई होप का आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 के बारे में समझ लीजिए। आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मानविक दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ये आर्टिकल 42 कहता है ना। आर्टिकल 42, और इसकी अवधारणा की बात करते हैं तो समाजवादी अवधारणा है। ठीक है, कैसे वो समझ लीजिए। काम की न्याय संगत के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता। ठीक है, हमारे भारत में युवा, मैं कह सकता हूं कि विश्व का एकमात्र देश है जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और वो है भारत देश, है ना। और कहीं ना कहीं एक ये भी सच है कि जो युवा है संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन में कमी आ रही है ना। जब एजुकेशन अगर कमी आएगी तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, इसमें भी कमी आएगी, तो लोग क्या करते हैं, अपना काम करने स्टार्ट कर देते हैं, फैक्ट्रियों में जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेबर का, मजदूरी का काम स्टार्ट कर देते हैं। उन सभी को देखते हुए कि हर एक चीज के लिए न्याय होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए, विधि होनी चाहिए, कानून बने होने चाहिए, है ना। जैसे बच्चों के लिए कानून है कि आप 14 वर्ष से अगर कोई कम का आयु का बच्चा है तो वो उसके लिए उससे श्रम नहीं कराया जाएगा, काम नहीं कराया जाएगा। ऐसे ही कानून बनाए गए समय समय पर, जैसे फैक्ट्री एक्ट बनाया गया 1948 में, है ना, लेबर एक्ट बनाया गया आपका 2020 में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया 1947 में, ऐसे ही मैटरनिटी रिलीफ एक्ट बनाया गया 1961 में, है ना, जो प्रस्तुति के लिए होता है। प्रस्तुति मतलब जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उनको अवकाश दिया जाता है 6 माह का, उनको अवकाश दिया जाता है 6 माह का, क्योंकि एक 6 माह एक लंबी अवधि होती है, बड़ी अवधि होती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, अब उसको तो रेस्ट की जरूरत है ना। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब इतना लंबा छुट्टी भी मुमकिन नहीं है, तो क्या होगा, वो या तो अनुपस्थित होगी, है ना, या फिर मेडिकल होगी। लेकिन सभी चीज को देखते हुए क्या करा गवर्नमेंट ने, उनके लिए एक सुविधा अपनाई जो आर्टिकल 42 है, और आर्टिकल 42 के माध्यम से क्या कह दिया, मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात कर दी, जो एक्ट बना दिया 1961 का, है ना, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक, अब आर्टिकल 43 के बारे में समझ लीजिए। कार्मिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी व कुटीर उद्योगों एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर के बारे में बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 43 आपका। कार्मिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, यानी कि एक न्यूनतम मजदूरी तय की गई कि कम से कम मजदूरी क्या होनी चाहिए काम करने वालों के लिए। साथ में कुटीर उद्योग और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की भी इसमें बात की गई। जैसे मनरेगा स्कीम आई आपकी 2006 में, बहुत बड़ी ये स्कीम है और बहुत बड़े लेवल पर काम भी करती है भारत के अंदर, है ना। अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है इसके बारे में। साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है जो कि 1948 में आया, जिसमें एक न्यूनतम मजदूरी की बात की गई और सब बहुत सारे पॉइंट इसमें ओपन करके बताए गए। ठीक है, कामगार प्रीतिकर अधिनियम आया जो कि 1923 में आया। ठीक है, ये इसी आर्टिकल से संबंध रखते हैं। वहीं आर्टिकल 43 का एक कहता है उद्योगों के प्रबंध में कारीगरों की भागीदारी, कारीगरों या फिर कार्मिकों की भागीदारी। उद्योग कैसे, ये जो आर्टिकल है हमारा 43 का जो 1 पॉइंट है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें भागीदारी यानी किसकी, कार्मिकों की भागीदारी, जो इसमें काम करने वाले उनकी भागीदारी। अब सहभागी प्रबंधन पर ये इसका आधार सहभागी प्रबंधन यानी कि टीम वर्क। देखिए, जो भी कोई फैक्ट्री हो, कोई संस्था हो, है ना, कोई भी हो, उसमें छोटे सबसे छोटे पद से लेकर और हाईएस्ट पद तक होते हैं, यानी कि सभी का योगदान होता है काम करने में, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं एक पुलिस विभाग की मैं बात करता हूं, तो उस पुलिस विभाग में सबसे नीचे का पद होता है कांस्टेबल का पद, यानी कि आरक्षक का पद, और जो सबसे ऊपर होता है वो होता है डीजीपी का पद, है ना। यानी कि पुलिस विभाग को चलाने वाले लेके माने डीजीपी से लेकर और एक कांस्टेबल तक सभी की भागीदारी होती है इसमें। जो जिस रैंक पर होता है उसी लेवल का वो काम करता है, लेकिन भागीदारी सभी की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती है। तो आर्टिकल 43 का एक कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी, यानी कि सभी मिलकर उद्योगों को बढ़ावा की बात कर देंगे, सहकारी प्रबंधन की बात करता है, टीम वर्क की बात करता है आर्टिकल 43 का एक। वहीं 43 का 2 कहता है स्वैच्छिक सहकारी समितियों के बारे में बात करेगा। 57वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, जिसके द्वारा आर्टिकल 43 को 2 को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़ के आर्टिकल 44 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में लगभग ऐसा समझ लीजिए हर एक परीक्षा में इसको पूछने की संभावना भी बनती है। आर्टिकल 44 आपकी यूसीसी से संबंध रखता है, यानी कि समान नागरिक संहिता, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 कहता है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में ऐड है। अब देखिए समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जितने भी धर्म है सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, है ना, एक जैसा कानून होना चाहिए। यहां तक तो बात सही है ना। अभी मैं इस पर बात करूंगा थोड़ा सा। देखिए आर्टिकल 44 कैसा है, उदारवादी सिद्धांत है आर्टिकल 40, है ना। पूछा जा सकता है, सॉरी आर्टिकल 44 उदारवादी सिद्धांत है। पूछा जा सकता है आपसे कि जो आर्टिकल 44 है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है ना। अब सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून किस मामले में, विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, संपत्ति का हो, उत्तराधिकार का मामला हो, है ना, या फिर कोई गोद लेना हो, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, इन मामलों पर सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये कहता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अब जैसे हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में क्या होता है, हिंदू धर्म में अगर विवाह की बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम बना हुआ है जो 1955 का एक्ट है, उसके माध्यम से सारी चीजें होती हैं। वहीं अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करता हूं तो शरीयत कानून है जो कि 1937 का एक्ट है, मुस्लिम धर्म में इसके माध्यम से काम होता है। और वहीं मैं अगर ईसाई धर्म की बात करता हूं तो ईसाई विवाह अधिनियम है जो कि 1872 में इसे एक्ट बना, है ना। ईसाई धर्म में ईसाई इसके हिसाब से काम होता है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि जो यूसीसी है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भारत के अंदर उत्तराखंड एकमात्र पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने इसके लिए कानून बनाकर इसको लागू कर दिया, है ना, यानी कि इसके लिए कानून पारित कर दिया। कौन सा, उत्तराखंड पहला राज्य है यूसीसी के लिए। ठीक है, देश का प्रथम राज्य। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष हुआ है, तो साथी याद रखेंगे 2024 में ये चीज हुई है, याद रखेंगे, है ना। 2024 में उत्तराखंड ने यूसीसी पर कानून पारित कर दिया है अपना। जबकि अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में पहले से ही चला रहा है, गोवा यूसीसी को पहले से ही अपनाता चला रहा है, सिविल कानून संहिता को, है ना, याद रखेंगे इस चीज को। अब एक चीज समझिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये कहता है कि सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून होने चाहिए, है ना। वो बात सही है कि हम एक देश में रह रहे हैं तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए सभी के लिए, कानून भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि आप अपने पसंद का धर्म को मान सकते हैं, उसके आचरण यानी कि उसका पहनावा, है ना। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, भगवा कलर पहनने में आता है ना। वहीं मुस्लिमों के लिए अलग है कि वो टोपी लगाते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं। जो ईसाई जो सिख होते हैं, है ना, सिख धर्म, वो क्या करते हैं, वो पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, साथ में वो तलवार भी लगाते हैं वो। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल अगर यूसीसी लागू होता है तो आर्टिकल हमारा 25 का भी उल्लंघन एक तरह से हो सकता है। लेकिन अगर हम भारत देश में रहते हैं तो वहां एक जैसा कानून की भी जरूरत पड़ती है। एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 44 सही भी है और एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है। अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं, आर्टिकल 25 की अगर हम हवाला देते हैं तो वहां पर फिर आपका आर्टिकल 25 यानी कि मौलिक अधिकार का हनन भी होता है ना। क्योंकि आर्टिकल 25 आपको आपके धर्म के प्रति क्या करता है, फ्रीडम देता है, आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप अपने पसंद का धर्म अपना सकते हैं। आप अपने धर्म से संबंध पहनावा पहन सकते हैं, है ना। इस सभी की चीज आर्टिकल 25 इस चीज के बारे में बात करता है। लेकिन आर्टिकल जो 44 है वो एक जैसे कानून की बात करता है, सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, सभी का अपना अपना मत है, कोई चाहता है तो होना चाहिए, कोई चाहता है नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 44 ये डीपीएसपी के माध्यम से आता है और राज्य पर डिपेंड करता है। राज्य चाहे तो इसको लागू करा सकता है, राज्य नहीं चाहे तो नहीं करा सकता। लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारत में एकमात्र राज्य है उत्तराखंड है जिसने इसके लिए कानून बनाया है।
ठीक है, याद रखेंगे चीज को। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। इस चीज को समझ लीजिए। आर्टिकल 45 बात करता है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा। आर्टिकल जो 45 है वो बात करता है 6 वर्ष तक के लिए बच्चों को शिक्षा, केवल और केवल 6 वर्ष, 6 से 14 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष, याद रखेंगे, है ना। लेकिन हुआ क्या था, इसमें एक बदलाव हुआ था, वो भी आप समझेंगे। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें 3 बड़े बदलाव हुए थे। 3 बड़े बदलाव, 86वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 45 क्या हुआ था, आर्टिकल 45 में बदलाव हुआ, क्योंकि आर्टिकल 45 जब हमारा लागू हुआ था, मतलब संविधान हमारा बना था, आर्टिकल 45 में दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक को बच्चे को शिक्षा के बारे में बात की गई थी। लेकिन जब आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो इसमें 6 से 14 वर्ष की जगह सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष इसमें कर दिया गया। लेकिन जो पहले क्या था, 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले हुआ था इसमें कि 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा की बात करता था आर्टिकल 45। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 6 वर्ष कर दिया सिर्फ और सिर्फ, है ना। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया, जिसमें वो बात करता है शिक्षा के अधिकार की, और शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और ये जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का ए और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक को निःशुल्क और फ्री शिक्षा की बात करता है ना। आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। साथ ही साथ हमारे जो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में है और आर्टिकल 51 का ए है। इसे जब ये हमारा संविधान में इनको ऐड किया गया था, उस समय केवल और केवल 10 ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में, और वो जो 11वां आपका कर्तव्य हुआ वो क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों की शिक्षा, यानी कि शिक्षा का अधिकार की बात की गई। किसमें, मौलिक कर्तव्य में। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो था 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को शिक्षा, है ना। ये अपना ये 3 बड़े बदलाव हो गए। कौन सा, सबसे पहला 21 आर्टिकल 21 का ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। दूसरा बदलाव हुआ कि 45 आर्टिकल में चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया, पहले 6 से 14 वर्ष तक की बात करता था, लेकिन बदल के सिर्फ 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई। और तीसरा हुआ मौलिक कर्तव्य में जो 10 थे उनको एक और बढ़ाकर 11 कर दिया गया, और बढ़ाया कौन सा, शिक्षा का अधिकार बढ़ाया गया। आयु पूछी जा सकती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की, ठीक है। अब आर्टिकल 46 समझ लीजिए। 46 कहता है SC ST व कमजोर वर्ग के विकास की बात करता है। SC ST और कमजोर वर्ग के विकास की बात करता है आर्टिकल 46, है ना। अब इस चीज समझ लीजिए, चाहे आर्थिक विकास हो या फिर शिक्षा का विकास हो या फिर शोषण से उनका बचाव हो, है ना। अब देखिए SC ST की तो बात कर दी, लेकिन कमजोर वर्ग की भी इसमें बात कर दी गई। अब कमजोर वर्ग कोई सा भी हो सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, है ना। SC ST की तो आर्टिकल 46 बात करता ही करता, साथ में कमजोर वर्ग की बात करता। कमजोर वर्ग वो किसी भी धर्म का हो सकता है, कोई सी भी जाति हो सकती है ना। अब जैसे इतना समझिए कि जो SC ST एक्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए एक्ट बनाया गया, है ना। वो था 1989 का जो एक्ट आया, ठीक है। उनके क्या करा, उनके शोषण से बचाओ, है ना, उनके लिए स्पेशली इसको बनाएगा। साथ ही साथ ST कमीशन का भी एक एक्ट आया, इसका गठन हुआ, ये कब, 2004 में, ठीक है। OBC कमीशन ये बना कब, 1993 में। और नेशनल वोमेन कमीशन बनाया 1992 में। और साथ ही साथ नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन बनाया 2007 में। ये क्या हुआ, देखिए SC ST की तो बात की गई है, लेकिन कमजोर वर्ग की भी साथ में बात की गई है। तो SC और ST के लिए बना दिया, और ये आपका ST के लिए बना दिया। कमजोर वर्ग में OBC का कमीशन आ गया, आपका नेशनल वोमेन कमीशन आ गया, यानी कि महिला की बात कर दी गई, और साथ में बच्चों की भी बात कर दी। ये कमजोर वर्ग में ऐड कर दिए गए, ठीक है। साथियों, आपके आर्टिकल 46 तक आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की जो हमारी क्लास रहेगी, क्लास नंबर 32, उसमें आर्टिकल नंबर 47 से स्टार्ट करेंगे, और कल हम अपना ये फंडामेंटल ड्यूटीज
तो कल हम अपना ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी बात करेंगे, और आई होप कि शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो चलिए कॉपी में नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नौकरी 24 आपका चैनल है। फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ जाइए। यकीन रखिए पॉलिटी आपको पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है, इस लेवल पर पढ़ा रहे हैं। आपका किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो, है ना, सभी के लिए सफिशिएंट रहने वाला है ना। और वनडे एग्जाम आपका कोई भी हो, वनडे एग्जाम आपका कोई भी हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूं देखिए पॉलिटी आती है यूपीएसआई के अंदर, है ना। आप यहां तक मैंने इसको कंप्लीट करा दिया, कल की क्लास में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी हो जाएंगी, है ना। कल 32 क्लास तक मैं करा चुका, और आप यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिए। अगर यहां तक आपका कुछ भी अगर आया होगा तो यकीन रखिए, या तो मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ, या जबान से बोल दिया होगा, या फिर आपका उसके आसपास कर पाया जाएगा कहीं ना कहीं। यकीन रखिए, भरोसा रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। नौकरी 24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया है, दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।